हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू किए थे, दूसरा चैप्टर पदार्थों का वर्गीकरण। नहीं, आपको इसमें बतलाया गया था पदार्थ के वर्गीकरण में कि जो पदार्थ हैं उनको हमारे आसपास के पदार्थ हैं उनको शुद्धता के आधार पर दो वर्ग में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक दोनों आते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में केवल मिश्रण आता है। हम लोग इसी का एक पार्ट तत्व पढ़ना शुरू किए थे। तत्व क्या है सो पढ़े थे, उसका एग्जाम्पल पढ़े थे, फिर उसके गुणों के बारे में अध्ययन किए, तत्वों का वर्गीकरण किए। ये 3 टॉपिक हुआ था। आपको बतला भी रहे थे आपको कि सभी चीजों का, जैसे तत्वों का, यौगिक का, मिश्रण का, यही पढ़ना है, परिभाषा, गुण और वर्गीकरण। तो तत्व का वर्गीकरण तो आपको बतलाए थे कि तत्वों को लगभग 111 तत्व है, जिनको उनके गुण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। तो धातु के बारे में और आपको बतलाए थे कि सामान्यतः जो है कमरे के ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अकेला सिर्फ एक पारा है Hg मरकरी, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इनकी संख्या सबसे अधिक लगभग 82 होता है। अधातु की संख्या 22 के करीब है, और कमरे के ताप पर ये गैस या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अकेला सिर्फ एक ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसके बाद उपधातु के बारे में बतलाए थे आपको कि उपधातुओं की संख्या लगभग 7-8 है, और ये जो है इनका भौतिक अवस्था ठोस होता है। इतना आपको बतलाए थे। अब इसके बाद धातु के बारे में, धातु के बारे में, उपधातु के बारे में पढ़ना है। समझिएगा, जो तत्व है ना, तत्व, उनको विशेष गुण के आधार पर धातु धातु में बांटा गया है। वैसे तत्व जो विशेष गुणों को, एक तरह गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उनको धातु कहते हैं, और इनके जस्ट अपोजिट जो उल्टा गुण प्रदर्शित करते हैं उनको अधातु बोलते हैं। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दोनों धातु धातु के गुण के बीच का गुण प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे तत्वों को हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना क्लियर किए थे। आपको थोड़ा बहुत बतलाएं कि धातु धातु क्या है। धातु धातु कोई ऐसा पदार्थ नहीं है अकेला जिनका अलग से डिफिनेशन पढ़े, विशेष गुण के आधार पर उनको बांटा गया है। तो क्या क्या गुण होंगे तो धातु कहलाएगा, ये सीखना। मतलब कोई एक गुण नहीं है, कोई एक गुण नहीं है कि वो धातु हो जाएगा, धातु ये होता, ऐसे नहीं। जैसे आपको हम बतलाएंगे कि धातु जो है वो अघातवर्धनीय होता है। तो अघातवर्धनीय होता है तो ऐसा नहीं कि अघातवर्धनीय जो हुआ वो धातु हो गया, ऐसा कहना गलत होगा। इसीलिए धातु का कोई आपसे बोले कि धातु किसे कहते हैं, तो आपको डिफिनेशन नहीं बोलना है, 4-5 गुण को एक साथ बोलना पड़ेगा। 4-5 गुण को एक साथ बोलना पड़ेगा जो हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग धातु का डिफिनेशन नहीं, गुण पढ़ रहे हैं। हेडिंग देना है धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला लिखिएगा, पहला लिखना है धातुएं, धातुएं अघातवर्धनीय होती हैं। ऐसे मेलिएबल होता है अंग्रेजी में। धातुएं अघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात धातुओं को, अर्थात धातुओं को, अर्थात धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए समझिएगा, अघातवर्धनीय का मतलब क्या है? अघातवर्धनीय का मतलब होता है कि वे गुण, किसी पदार्थ के वे गुण जिससे उस पदार्थ को पीटे तो टूटे नहीं। जैसे ये मार्कर है, तो इसको यदि हथौड़ा से जोर से इस पर प्रहार करेंगे तो क्या ये ऐसे चिपट जाएगा या टूट जाएगा? ये टूट जाएगा, चिपटा नहीं होगा। क्या होगा? टूटेगा। तो वे गुण जिससे पदार्थ को पीटने पर वो ऐसे चिपक जाए, क्या उसको बोलते हैं, चिपटा हो जाए, फैल जाए, इस गुण को अघातवर्धनीय बोलते हैं। तो जो धातुएं होती हैं
उनको जब आप पीटिएगा तो टूटेगा नहीं, फैलेगा। जैसे आप एक इतना गोला सा कोई एल्युमिनियम का यदि आपको टुकड़ा मिल जाए, गोला ऐसे गेंद की तरह, और उसको आप हथौड़ा मारिएगा तो टूटेगा नहीं, वो ऐसे वृत्ताकार रूप में फैलेगा। इसी गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय कहते हैं। अभी लिखना नहीं है, पहला लिख लिए हैं आप। आगे आएगा तन्य, नहीं कि तन्य होता है, तन्य गुण, उसमें तन्यता पाया जाता है। तन्य क्या है? तो तन्य गुण ये है कि किसी धातु के यदि हम लोग खींचेंगे ऐसे तो टूटेगा नहीं, तार के रूप में पतला फैल जाएगा। मतलब ये कि जो धातु है उसको यदि हम लोग ऐसे खींचे तो खींच करके पतला तार का रूप दिया जा सकता है। मतलब वो टूटेगा नहीं, पूरा पतला से पतला, पतला से पतला हो सकता है। मतलब ऐसे नहीं टूटे, मैंने इसे खींचे और टूट गया, नहीं। यदि उसको खींचेंगे तो पतला तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस गुण को तन्य गुण कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो धातु है वो ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। उस सुचालक का मतलब समझ में आता है? सुचालक का मतलब होता है कि जिससे होकर के विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो जाए, गुजर जाए, उसको क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, ऐसा वायर है, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और हम हमारे हाथ में मार्कर है, चेक करना है कि ये सुचालक है कि कुचालक। तो उसको मान लीजिए कैसे हम लोग टर्च किए, ऐसे टर्च करके ऐसे नहीं चेक किया था, हम ऐसे समझा रहे हैं। ये तार है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और ऐसे टर्च किया ऐसे। तो यदि हम लोग को लाइन का झटका लगा ऐसे, तो क्या समझना है? ये जो मार्कर है सुचालक है। क्यों? क्योंकि लाइन जो है तार से जा रहा था और यहाँ कट था, तो इसको टच करेंगे तो यहाँ से विद्युत धारा चल करके इससे होकर के गुजरेगा, तब ना हम लोग के हाथ तक पहुंचेगा। तो जिस पदार्थ से गुजर करके हाथ तक पहुंच गया, मैंने झटका महसूस हुआ, तो बोलेंगे कि जिस पदार्थ के संपर्क में रखे थे ये पदार्थ, ये सुचालक है। यदि कोई झटका महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये कुचालक है, मतलब कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको सुचालक बोलते हैं, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है वो क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक। ऊष्मा का भी बात इसी तरह का रहता है, किसके जैसा? ऊष्मा का बात जो है वो विद्युत की तरह होता है। अब प्रश्न ये समझना है आपको कि आखिर क्या होता है कि धातु या कोई भी पदार्थ सुचालक होता है। सुचालक होने के लिए क्या आवश्यक है, अच्छे तरीके से समझना। बार बार आपको अभी से लेकर के हायर क्लास तक आएगा, 9th क्लास में, 10th क्लास में कई बार आएगा कि पदार्थ सुचालक क्यों होते हैं, कौन पदार्थ सुचालक होता है विद्युत का। समझना ये है आपको कि वे पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, दो चीज। पहला ये, उसमें आयन होना चाहिए, आयन ये वाला कण होना चाहिए, ठीक है, माने चार्ज वाला, प्लस चार्ज वाला या माइनस चार्ज वाला आवेशित पदार्थ होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि वो चलने वाला होना चाहिए, मरा हुआ नहीं होना चाहिए, दौड़ने वाला होना चाहिए। मतलब ये कि मूवेबल आयन होना चाहिए, गतिशील आयन होना चाहिए किसी पदार्थ में। अगर गतिशील आयन होगा तो विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। तो अब प्रश्न ये है कि धातु क्यों होता है? तो धातु इसलिए होता है सुचालक कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आपको अभी याद रखना है, अभी आगे पढ़िएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस चार्ज होता है, मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित कण है, उस पर चार्ज होता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, घूरते फिरते रहता है। मतलब ये कि धातु में आवेशित कण इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूरते फिरते रहता है, इसीलिए धातु विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक को अलग चीज अच्छा से आपको समझने आना होगा। वीडियो पुनः सुन करके आपको 2 बार 3 बार समझ लेना है, ठीक है। तो आघातवर्धनीय समझा दिए, तन्य होता है समझा दिए, तन्य का मतलब खींच करके तार के रूप में दिया सके। फिर अगला बतलाए कि धातु ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उससे ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित किया हो सकता है उससे, ये बतलाए। चलिए लिखिए, दूसरा लिखना है, धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातु को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला तीसरा लिखेंगे, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं।
धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला लिखना है आपको, धातुएं चमकीले होते हैं। ऐसे नहीं लिखना है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। सभी धातु जो है वो विशेष चमक के साथ होता है। नया धातु रहेगा, आयरन लोहा भी रहेगा, वो लोहा जो है वो काला टाइप पे होता है, अलग बात है, लेकिन उसमें चमक होता है। अभी नहीं बोलना कि काला चमक कैसे हो, काला चीज भी चमकता है। हम काला है तो नहीं चमकते हैं, खूब चमकते हैं। कोई भी काला चीज भी चमकता है, ऐसा बात नहीं है। अगला लिखना है, क्या इसमें लिखे, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। अगला लिखना है, धातुओं पर प्रहार करने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। पांचवा हो गया ना। चौथा, पहला आपको घातवर्धनीय बतलाया, दूसरा तन्य, तीसरा चालकता, चौथा बतलाए कि चमक होता है, और पांचवा बतलाया कि विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे लिखना है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और फिर उसी में लिखेंगे नीचे अपवाद करके लिखेंगे, पारा और फिर द्रव अवस्था। अपवाद क्या है, पारा किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में, और बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में। अपवाद डैश पारा और फिर लिखेंगे द्रव अवस्था में। चलिए हो गया ये धातु का गुण हम लोग पढ़ लिए। इसी तरह से नीचे हेडिंग देना है आपको, अधातु के गुण। हेडिंग देना है अधातु के गुण। हेडिंग देना है अधातु के गुण। पहला लिखिएगा। देखिए अभी आपको हम चर्चा कर रहे थे कि धातु अधातु तत्व ही हैं, लेकिन दोनों अपोजिट गुण वाले हैं, विपरीत गुण वाले हैं। दोनों का जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब क्या कि अघातवर्धनीय होगा धातु तो अधातु अघातवर्धनीय नहीं होगा। मतलब क्या कि उसको पीटेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। एक बात और समझना, अभी इससे पहले आपको हम चर्चा कर रहे थे कि धातु, कोई पूछे धातु क्या है तो आप इसका डिफिनेशन नहीं बोलिएगा, 4-5 गुण को बोलना पड़ेगा। क्यों, आपको समझाते हैं। जैसे आप बोले किसी को, कोई एक गुण को बोलिएगा, तो कोई धातु क्या है, बोलेगा कि धातु उसको बोलेंगे जो अघातवर्धनीय होगा, और इसको पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, फैल जाए। तो आ जाइएगा, कोई कहेगा बताओ तो गूथा हुआ आटा, साना हुआ आटा रोटी बनाने के वक्त, तो उसको ऐसे पीटे देंगे से तो फैल न जाएगा, तो धातु हो जाएगा, नहीं धातु नहीं है वो। तो ऐसे समझना। इसीलिए धातु का डिफिनेशन नहीं होता है, वो विशेष गुण वाले तत्व हैं, और उस सभी गुणों को जो प्रकट करेगा वो धातु कहलाएगा। ठीक है। और जो इसका धातु के जो सीधा अपोजिट गुण को दर्शाएगा, उल्टा गुण को जो प्रदर्शित करेगा, उसको क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तो ये अघातवर्धनीय होता था धातु, मतलब पीटने से फैलेगा, तो ये फैलेगा नहीं, क्या होगा, टूट जाएगा। और टूटने के गुण को बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। मतलब आप उसको जैसे क्या मिट्टी का ऐसे गोला है ना, मिट्टी का ऐसे इतना बड़ा साइज का मिट्टी है ऐसे, तो उस पर प्रहार करेंगे तो फैलेगा, वो पूरा ऐसे टूट जाएगा। या कांच है, कांच पे से प्रहार किए तो टूट जाता है। तो वो जो है बोलेंगे कि उसमें भंगुर गुण है। भंगुर गुण किसमें होता है, अधातु में। अधातु में अघातवर्धनीय गुण नहीं होता है। फिर इसी तरह से पढ़ेंगे कि तन्यता है, तो जो धातु तन्य होता है तो अधातु तन्य नहीं होगा, मतलब उसको खींच करके पतला रूप नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। फिर पढ़ेंगे चालकता के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो धातु है वो ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं।
अच्छा, धातु उष्मा का सुचालक होता है, समझ में आया? धातु विद्युत वाला तो समझ में आ गया कि तार है एल्युमिनियम का, तो विद्युत धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो जाता है, मतलब एल्युमिनियम का तार लगा रहता है बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। उसी तरह से आप उष्मा को समझना होगा तो ऐसे समझिएगा कि जैसे, तो उष्मा आपको ऐसे समझिए आप कि जैसे उष्मा का सुचालक होता है धातु, तवा होता है, तवा लोहा का बना हुआ जिसपे रोटी होता है। तो जो आग है, जो उष्मा है, वो किसके संपर्क, तावा के नीचे वाला भाग में आता है, लेकिन ऊपर वाला भी गर्म होता है ना, गर्म। इसका मतलब क्या है कि उष्मा नीचे से ऊपर तक आ गया, मतलब उसके सतह से होकर के गुजरा, मतलब वो धातु से होकर के उष्मा गुजरा, तब ना ऊपर तक गर्म हो गया। इसका मतलब धातु उष्मा का सुचालक होता है, ये समझना है आपको। तो हम लोग पढ़े थे कि जो धातु है वो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है, तो धातु सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा। जो सुचालक नहीं होता है, जिससे विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित नहीं होता, उसको कुचालक कहते हैं। तो जो धातु है वो सुचालक होता है और अधातु कुचालक होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है ना ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन का रूप है एक, जिसको अप्रूव कहते हैं, कार्बन ही समझना है आपको, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ऐसे। तो ये जो ग्रेफाइट है अधातु है, लेकिन उष्मा का ये सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, आपको चेक भी कर सकते हैं आप, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, पेंसिल का जो नीब होता है ना जिससे वो चलता है, उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। आप पेंसिल को दोनों तरफ से ऐसे रगड़ दीजिए, मतलब छील दीजिए ऐसे, और इसके बाद आपको दोनों तरफ तार, मतलब कहीं बल्ब ऐसे जल रहा है ना, तो बल्ब के कोई एक रास्ता वाला तार से, जैसे मान लीजिए कि बल्ब यहाँ ऐसे जल रहा है, ऐसे ऐसे दो तार ऐसे निकला हुआ है कहीं स्रोत से, तो आप इस तार को दो जगह ऐसे काट करके और यहाँ पेंसिल ऐसे जोड़ दीजिए, पेंसिल का जो नीब है ना, इससे तार को ऐसे जोड़ दीजिए ऐसे, और फिर स्विच को ऑन कीजिए तो ये बल्ब जलने लगेगा। मतलब क्या कि पेंसिल से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। मतलब पेंसिल जो है, पेंसिल में क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। प्रयोग करना बाबू, लेकिन प्रयोग के चक्कर में तो लाइन न मार दे, ऐसा ध्यान रखना। इसीलिए मतलब प्रयोग ज्यादा करके देखना नहीं, हम कह दिए तो मान लेना, हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, इसीलिए बहुत रिस्क है, करना भी तो बहुत सावधानी से। मतलब ऐसा समझना है कि ग्रेफाइट एक अधातु है, वो सुचालक होता है, बाकी सभी कुचालक होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि धातु जो है उसमें कोई चमक नहीं होता है, सॉरी, धातु में चमक होता है, तो अधातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद आएगा, दो ऐसे अधातु हैं जिसमें चमक होता है, एक तो यही ग्रेफाइट में चमक होता है, और दूसरा आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन, उसमें भी चमक होता है। जैसे आयोडीन कहाँ पाया जाता है पता है ना, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, मतलब नमक में आयोडीन पाया जाता है। तो नमक जो चमकीला होता है, चमकता है ना नमक, देखे ध्यान से, खूब उजला नहीं, उसमें आयोडीन की मात्रा रहने से चमकता है। मतलब आपको ऐसे समझना है कि नमक का चमक आयोडीन के कारण है, अर्थात जितना ज्यादा नमक का चमक होगा, नमक उतना ही अच्छा होगा। क्यों? नमक अच्छा का मतलब क्या है, अरे नमकीन तो कोई भी नमक हो जाएगा, लेकिन अच्छा नमक का मतलब क्या होता है, जिसमें आयोडीन अच्छा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आयोडीन हो, नहीं। तो ज्यादा चमकीला का मतलब क्या है कि उसमें आयोडीन ज्यादा है, अर्थात जितना ज्यादा नमक चमकेगा उतना अच्छा नमक कहलाएगा। मतलब हम लोग को जो नमक खाना चाहिए कैसा खाना चाहिए, चमकीला नमक, चमकने वाला नमक। चमकने वाला में मतलब क्या होगा, तो चमक क्यों उसमें रहेगा, आयोडीन के कारण, आयोडीन चमकता है इसलिए। तो मतलब हम लोग बाजार में आज के बाद जाएं तो नमक जब भी खरीदना हो तो पहले उसको बोलेंगे दुकानदार को कि फाड़ के दिखाओ भाई, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। उसको फाड़ करके से देखेंगे, नमक लेकर के हाथ पे, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, नहीं चमके तो बोल देंगे नहीं खरीदेंगे। अगला दुकान पे जाएंगे, फिर दूसरा फड़वाएंगे, फाड़ो भाई देखे चमकता है कि नहीं चमकता है, चमकेगा अच्छा तो लेंगे, नहीं तो वहां भी छोड़ देंगे। जब तक अच्छा चमक वाला नहीं मिलेगा तब तक नमक नहीं खरीदेंगे। बात समझ में आ गया? मतलब नमक जितना ज्यादा चमकेगा उतना अच्छा होगा, चमक उसमें आयोडीन के कारण होता है, ज्यादा चमक है मतलब आयोडीन ज्यादा है, ज्यादा आयोडीन होगा तो हम लोग के लिए बेहतर है। बात समझ में आ गया ना? ये तो उसमें दो है, दो अपवाद स्वरूप ऐसे अधातु हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन, जिसमें चमक होता है, ध्वनि नहीं होता है।
किसी भी अधातु में ध्वनि नहीं होता, उसको पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। और कमरे के ताप पर फिर आएगा, तो कमरे के ताप पर क्या बतलाया था आपको, कमरे के ताप पर जो है ना ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है। इसमें भी अपवाद आएगा कि ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी, पहला लिखना है, पहले लिखेंगे अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, अर्थात अधातु पर प्रहार करने पर यह फैलता नहीं बल्कि चूर चूर होकर टूट जाता है। इस गुण को भंगुर कहते हैं, इस गुण को भंगुर कहते हैं। दूसरा लिखेंगे अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आगे लिखेंगे अधातुएं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती हैं। फिर नीचे लिखेंगे, नीचे लिखना है अपवाद, अपवाद लिखे डैश देके लिखेंगे ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला लिखेंगे अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। फिर इसे भी लिखेंगे अपवाद, अपवाद करके डैश देके लिखेंगे ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं, ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं। आगे लिखेंगे अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। चलिए अरे एक मिनट, ये तो फिर वही रिपीट कर दिए। अगला लिखना था ये कि धातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, धातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। पांचवा ये लिखना था, पॉइंट की वजह से इसको हम लिख के छोड़ दिए हैं, धातु वाला है क्यों इसको छोड़ देंगे, यही पॉइंट लिखने में गड़बड़ हो जाता है इसीलिए छोड़ दिए थे। और लास्ट लिखना है छठा कि ये लिखेंगे आप लोग अधातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। मतलब अधिकांश अधातु जो है ना वो ठोस या गैस अवस्था में रहेगा। फिर नीचे लिखेंगे अपवाद, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, अपवाद लिख करके डैश देके लिखेंगे ब्रोमीन Br 35 होता है परमाणु संख्या, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए ये हो गया धातु धातु का गुण। ठीक है, आपको ऐसे लिखने के लिए कम ही है, 5-5 6-6 पॉइंट दोनों में पड़ेगा, याद कर लेना है। लेकिन समझना अच्छा था कि सुचालक किसको बोलेंगे, आघातवर्धनीय का मतलब क्या होगा। आपको अच्छे तरीके से टोटल बात को बार बार सुन करके याद करके सीख लेना है। नीचे आपको हेडिंग देना है उपधातु लिख करके डैश देंगे। क्या लिखना है, उपधातु लिख करके डैश देंगे। लिखिएगा उपधातु, लिखिएगा उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु एवं अधातु के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं, धातु एवं अधातु के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं। मध्यवर्ती मतलब क्या, बीच में, माने ना धातु का ना अधातु का, मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बस इतना ही में समाप्त हो गया। ये क्या मतलब हुआ कि न तो पूरा पूरा आघातवर्धनीय होगा और नहीं पूरा पूरा टूटेगा। क्या इसका मतलब
कि थोड़ा बहुत फैलेगा भी, थोड़ा बहुत टूटेगा भी। तन्य है तो खींचा जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं पतला किया जा सकता है। ज्यादा पतला करने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा, मतलब कुछ हद तक पतला भी होगा, लेकिन पूरा पतला धातु इतना नहीं होगा, मैंने बीचों बीच गुण होगा। चालकता है तो ऐसा नहीं कि एकदम नहीं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। वैसा भी नहीं कि नहीं होगा, अब पूरा पूरा भी नहीं होगा। मतलब ये कि मध्यवर्ती गुण दोनों के बीच में, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, ऐसे। ठीक है, आपको ये हो गया धातु अधातु और उपधातु। आगे आपको हेडिंग देना है। चलिए आगे अब आपको, हम लोग अभी एक शुद्ध पदार्थ पढ़े थे ना, वर्गीकरण किए थे, वर्गीकृत किए थे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध में तत्व के बारे में पढ़े हैं ना। दूसरा पोर्शन इसका क्या था, यौगिक था, कंपाउंड। आगे हेडिंग देना है यौगिक कंपाउंड, ऐसे यौगिक कंपाउंड। चलिए कंपाउंड जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको धातु 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 के बारे में अच्छे तरीके से लिख करके, याद करके 2-3 बार समझने के लिए देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धातु धातु। आप 10th क्लास में जाएंगे तो एक अलग चैप्टर ही मिलेगा धातु धातु, तो इसीलिए आपको अभी से इतना समझ के रखना है। चलिए बाकी अगले क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।